थामा मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले आज मईशत के मुतालिक बात करेंगे। IMF ने कल पाकिस्तान के लिए एक नया कर्ज उसकी मंजूरी दे दी। पाकिस्तान के लिए क्या ये खुशी का मौका होना चाहिए, एक रिलीफ का मौका होना चाहिए या परेशानी का मौका होना चाहिए? क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी आज कहा कि कौमें कर्ज़ों से तरक्की नहीं करती और दुआ करें कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो और हम IMF के चुंगल से पाकिस्तान को निकालना चाहते हैं। क्या दुआओं की वजह से IMF के प्रोग्राम से पाकिस्तान को नजात मिल सकती है? और इस वक्त जो पाकिस्तान के लिए स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है, जो कर्ज की एक नई ट्रांच रिलीज़ होगी ऑलमोस्ट $2.3 बिलियन की, पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम देने के लिए तो ये अच्छा है, लेकिन कब तक पाकिस्तान की मईशत कर्ज़ों पे चलती रहेगी या कब तक कर्ज़े पाकिस्तान की मईशत का बोझ संभाल सकेंगे और उठा सकेंगे? इस पे बात करेंगे। फिर आगे चल के प्रोग्राम में कुछ सियासी मुद्दात के हवाले से भी बात होगी। लेकिन जब तक इकनॉमिक सिक्योरिटी ना हो तब तक पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिक्योरिटी या किसी भी मुल्क में इकनॉमिक सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी के बगैर पॉलिटिकल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी एक दीवाने का ख्वाब ही रहता है। सो इस मामले पे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के बड़े ज़बरदस्त और सीनियर दान हैं, साबिक वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं, अब सेक्रेटरी जनरल हैं अवाम पाकिस्तान पार्टी के। पाकिस्तान के मईशत के हवाले से उनसे बेहतर तज्जिया या उनसे बेहतर आर्गूमेंट शायद ही पाकिस्तान में किसी का हो। अस्सलाम वालेकुम जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। जो IMF ने पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कर लिया है, एक तरह से हुकूमत पाकिस्तान इस पे खुश भी है। वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि जी कर्ज़ों से कौमें तरक्की नहीं करती, लेकिन उसके बावजूद रिपीटेडली ऑन एंड ऑन अगैन एंड अगैन पाकिस्तान IMF के साथ कर्ज प्रोग्राम में जाता है। आपका फोरसाइट क्या है कि ये जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है ये कब तक पाकिस्तान की मईशत को सस्टेन कर सकता है? व्हाट आर द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ दिस? शुक्रिया गरीज़ा। मैं ये समझता हूँ कि ये IMF का SLA जो हुआ है, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुकूमत पाकिस्तान से, ये खुशाइंद बात है और मैं समझता हूँ कि हुकूमत इस पे मुबारक की मुस्तहक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई थिंक कि खुदा न खास्ता अगर ये ना होता या इसको अंडरमाइन किया जाता तो बहुत ज़्यादा मुज़िर असरात होते। वज़ीर आज़म साहब की ये बात तो ठीक है कि कौमें कर्ज़ों से तरक्की नहीं करती, लेकिन जब कौम इस लेवल पे पहुंच गई हो कि मकरूज़ इस किस्म की हो गई हो कि कर्ज़ा लेके ही कर्ज़ा उतार सकती हो, तो फिर कर्ज़ा लेना भी खुशाइंद हो जाता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि IMF का प्रोग्राम जो है वो अच्छी बात है। जो दूसरी बात वज़ीर आज़म साहब की है कि हमको दुआ करनी चाहिए कि IMF के चुंगल से निकलें, तो उस पर नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान रूम ने ये कहा था कि कब इश्क अश्क बहाने से कटी है शब हिजरा, कब कोई बला सिर्फ दुआओं से टली है। तो दुआओं से ये काम नहीं होता। वज़ीर आज़म साहब जो अपने करने के काम है वो तो करते नहीं हैं, वक्त तो वो ज़ाया करते हैं, एक के पैसे का रिफॉर्म तो करते नहीं हैं। और फिर ये कहना कि हम IMF के चुंगल से निकलेंगे, तो भाई IMF के चुंगल से निकलने वाले बनो ना। IMF के चुंगल में डाला तो आप नहीं है, आपकी पॉलिसियों ने, गलत पॉलिसियों ने डाला है। तो जब आप पॉलिसियाँ अपनी नहीं तब्दील करेंगे और आप समझ रहे हैं कि नताइज अच्छे आ जाएंगे या नताइज मुख्तलिफ आ जाएंगे, तो वो नहीं आएंगे। जो जो मिफ्ता साहब आई वुड रिक्वेस्ट कि मैं यहाँ पे आपको इंटरजेक्ट कर सकूँ, क्योंकि आप वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौजूदा हुकूमत की मालियाती पॉलिसियों पे तनकीद कर रहे हैं, लेकिन IMF ने अपनी प्रेस रिलीज़ में जो अपनी मुलाकातें हैं उसमें वो तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस हुकूमत की जो फाइनेंशियल पॉलिसीज़ हैं उसको कमेंट कर रहे हैं, उसकी तारीफ़ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान की मईशत अब एक दुरुस्त सम्त में चल निकली है। आप डिसएग्री करेंगे? अगर मुझे बात करने दें हौसले के साथ, मैंने देखें तारीफ़ करी तो आपने इंटरजेक्ट नहीं किया। मैं थोड़ी सी अगर इनकी बुराई कर रहा हूँ तो वो भी सुन लेना। कोई खुदा न खास्ता कोई इतनी पाबंदी तो नहीं है कि मिफ्ता इस्माइल कुछ भी नहीं बोल सकता। नहीं, आपके पास मुकम्मल वक्त है, आपके पास फ्लोर है प्रोग्राम का, जितना मर्जी बोलें आप। तो गुजारिश ये है कि IMF ने बिल्कुल ये कहा है कि फिस्कल कंसोलिडेशन हुई है, लेकिन IMF ने कहा है कि सब्सटेंशियल रिस्क्स रिमेन। IMF ने ये भी कहा है कि डाउनसाइड रिस्क एंड वी नीड टू डू मोर इन रिफॉर्म्स। ठीक है,
IMF ने कहा है कि बिजली की कॉस्ट कम करने की कोशिश करनी चाहिए, आप उसमें यकसर फेल रहे हैं। ठीक। अच्छा, आपने IMF ने कहा था प्राइवेटाइजेशन करने का, इस पे आप यकसर फेल हुए हैं। IMF ने कहा है कि आप नेशनल फाइनेंस पैक्ट बनाएं, आप उसमें फेल हुए हैं। आपने वादा किया था लेकिन आप नहीं पूरा कर सके। जी। आपको नेशनल, सब जानते हैं, हुकूमत भी जानती है कि जब तक कि नेशनल फाइनेंस कमीशन के अवार्ड को रीजिग नहीं करा जाएगा और उसको मुनसिफाना करके वफाक को कंगाल न होने से बचाया जाएगा, जब तक हम तरक्की नहीं कर सकेंगे। IMF ने यह भी कहा है कि बड़ी मॉडरेट ग्रोथ है और इस ग्रोथ को बढ़ाने के लिए आपको पता है कि रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। आपकी ग्रोथ जो आज भी है 1.7%, उसके मतलब हर पाकिस्तानी औसतन 3 साल से गरीब हो रहा है। तभी जब इन्फ्लेशन भी कम हो गया है, लेकिन इस वक्त गम गुस्सा लोगों में इसलिए है कि हम लोगों की कुव्वत खरीद भी कम हो रही है। सो ये नहीं है कि IMF ने कोई तारीफ करी। IMF ने बिल्कुल वो किया SLA, जिस पे मैं मुबारक भी दे चुका हूँ, लेकिन साथ साथ IMF ने ये बातें की हैं और साथ साथ हमें पता है कि इस वजीर आजम ने, इस हुकूमत ने, PDM की एक रिफॉर्म का कोई काम नहीं किया है कि जिससे मईशत बेहतरी हो। आज दुनिया में अगर तेल की, बैनुल अक़वामी तेल की कीमतें कम हो गई हैं, जिससे हमारा अफरात ज़र कम हो गया है या शरह सूद कम हो गया है, तो वो हुआ है। इस हुकूमत ने क्या किया है? आज भी आपकी ग्रोथ जो है वो इतनी कम है कि आपके 1.5 करोड़ लोग खत गुर्बत के नीचे इस साल में गए हैं। तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है। तो आप ज़रा सा, आपके 5 मेजर क्रॉप्स होते हैं पाकिस्तान में। चावल नीचे हुआ है, कपास नीचे हुई है, गंदम नीचे हुआ है, मकई नीचे हुआ है, गन्ना नीचे हुआ है। ये पांचों क्रॉप जो मेजर क्रॉप्स हैं, ये पांचों की प्रोडक्शन कम हुई है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कम हुई है। तो ये सब चीज़ों को भी देखना पड़ेगा कि हुकूमत कोई ऐसा, माँ सिवाय इसके कि लोगों से ज़्यादा टैक्स लिया है हुकूमत ने, और इस पे बिल्कुल ज़्यादा टैक्स लिया है माँ से, और वही उन्हीं, और वो भी तनख्वाहदार तबके से, जी, उसी तबके से लेते रहे जिससे लेते रहे हैं। लेकिन चलो टैक्स ले लिया इन्होंने, लेकिन ना अखराजात कम किए, 22% जारी अखराजात बढ़ा दिए, 60-65% PSD भी बढ़ा दिया, ना अखराजात कम किए हैं, ना टैक्स नेट को वाइट किया है और ना कोई रिफॉर्म किया है। तो हुकूमत वक्त ज़ाया कर रही है, लेकिन बहरहाल IMF का प्रोग्राम फिर भी कर लिया, ये कम से कम गनीमत है। लेकिन बड़ी ज़बरदस्त आपने जवाब दिया और आपने पॉइंट आउट भी किए हैं वहाँ पर फेलियर जहाँ पे हो रहे हैं, और आपने बड़ा मेरिट पे अप्रिशिएट भी किया है। लेकिन कब तक, वही बात कि कब तक आप IMF के प्लान्स पे, IMF के कर्जों पे चलते रहेंगे? अगर आप एग्रीकल्चर कंट्री होते हुए भी एग्री सेक्टर में आपकी ग्रोथ नहीं हो रही, इंडस्ट्रियल ग्रोथ आपकी ऑलमोस्ट मिनिमल है, तो फिर ये चीज़ें ठीक कैसे होंगी मिफ्ता इस्माइल साहब? इंडस्ट्रियल ग्रोथ मिनिमल नहीं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो नेगेटिव है। हम अपने आप को एग्रीकल्चर कंट्री बोलते हैं, लेकिन अगर हमको कपास भी इंपोर्ट करनी पड़ती है, गंदम भी इंपोर्ट करनी पड़ती है, आज चीनी की इंपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, तो फिर हम कैसे एग्रीकल्चर कंट्री हैं? आप मुझे बताइए कि इस हुकूमत ने 115 रुपए की जब चीनी थी तो चीनी की एक्सपोर्ट खोल दी, 6 लाख टन चीनी के एक्सपोर्टर्स को एक्सपोर्ट करने दिया, और आज हम इस दाने खड़े हैं कि 180 रुपए की चीनी हो गई, और अब हम बात कर रहे हैं कि इन मिल वाले खुद बोल रहे हैं कि अब शक्कर को मंगवा लो। मिफ्ता साहब, ये हम हर दौरे हुकूमत में देखते हैं, तो ये क्या शुगर माफिया इतना ताकतवर है? मसला क्या है? हुकूमतें बेबस हो जाती हैं? देखिए ना, मतलब कि जो भी बड़ी सियासी जमात है, पीपल्स पार्टी है, उसके अंदर जो चीज़ा लीडरान हैं, उनके अपने शुगर के इंटरेस्ट होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो इंटरेस्ट पे काम करते हैं। PTI के अंदर जब PTI की हुकूमत थी तो उस वक्त इमरान खान साहब ने एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दी, कीमतें बढ़ गई। और मुझे याद है कि शहबाज शरीफ साहब बड़े नाराज़ थे, दीगर मुस्लिम लीग के रहनुमा बड़े नाराज़ थे कि ये आपने क्या कर दिया, ये तो आपने हाईवे रॉबरी कर दी। तो आज इन्होंने खुद ये किया है। मैं शहबाज शरीफ साहब का, आप ये स्टेटमेंट चला सकती हैं, पता नहीं आपका चैनल पे आप ये चलाएंगे कि नहीं, कि शहबाज शरीफ साहब का जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि जो जब इमरान खान के ज़माने में चीनी महंगी करी थी और 70 से 90 या 90 से 100 कर दी थी इन्होंने, आज 180 करके बैठे हैं। तो ये देखें ना कि जब भी अशराफिया का लोगों से टकराव होता है तो अशराफिया जीतती है, और ये मुस्लिम लीग की बात नहीं है, ये मुस्लिम लीग में भी जीतती है, PTI में भी जीतती है और पीपल्स पार्टी में भी जीतती है। बिल्कुल दुरुस्त बात है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने गुफ्तगू की है मिफ्ता इस्माइल साहब, और आपने उन एलिमेंट्स को हाईलाइट भी किया है और उनके सॉल्यूशंस भी बता दिए हैं। बहुत शुक्रिया मिफ्ता इस्माइल साहब आज प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। यहीं से डिबेट को मजीद आगे बढ़ाएंगे और एक और बड़े ज़बरदस्त इकोनॉमिस्ट और साबिक हुकूमतों में वज़राए ख़जाना, मुशीर ख़जाना भी रह चुके हैं, डॉक्टर हफीज़ पाशा मेरे साथ मौजूद हैं। कुछ उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान कब तक कर्ज का मुतहम्मिल रहेगा। जैसे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज ने कहा है कि कौमें कर्जों से तरक्की नहीं करती। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। जो IMF के साथ कल SLA हुआ है, ये पाकिस्तान की मईशत के लिए एक बहुत अच्छी खबर तो है, लेकिन अच्छी खबर इसलिए भी नहीं है सर
और उस पर आपका कमेंट मुझे चाहिए कि पाकिस्तान कब तक कर्ज़ों पे चलता रहेगा, कब तक IMF का दामन पकड़ के जो है वो घसीटता रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी आज कहा कि कौमें कर्ज़ों से तरक्की नहीं करती। तो ये रियलाइजेशन तो हर पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट में मौजूद है, हर पॉलिटिकल पार्टी में मौजूद है, लेकिन उन कर्ज़ों से छुटकारा पाने के लिए कुछ करते क्यों नहीं, रिफॉर्म्स क्यों नहीं करते? और ये जो IMF का SLA है, इसके प्रॉस एंड कॉन्स आपके नज़दीक सर क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बहुत मुनासिब बात की है कि हम कब तक कर्ज़ों पे गुजारा करते रहेंगे। अब आप ये देखिए कि पाकिस्तान का कर्ज़ों का बोझ जो है वो 130 अरब डॉलर से भी आगे जा चुका है। और अब आप ये देखिए कि आपके जो बरामदात हैं वो तकरीबन 36 अरब डॉलर के लगभग इंशाअल्लाह इस साल हो जाएंगे। तो यानी कि तकरीबन हमारे कर्ज़े जो हैं वो ऑलमोस्ट 4 गुना हैं हमारे बरामदात के। ये रेशियो जो है ये सस्टेनेबल नहीं होता जी। और हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारे रिज़र्व्स जो हैं, जो इस वक्त खींच खांच के 11 अरब डॉलर के लगभग हैं, वो सिर्फ 2 महीने के दरामदात को फाइनेंस कर सकते हैं। कम से कम 3 से 4 महीने की कवर होनी चाहिए। अगर ये हम हासिल कर लें इस तरह के टारगेट्स, तो इंशाअल्लाह फिर हम IMF की तरफ हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मगर पाकिस्तान के साथ अफसोस से कहना पड़ता है कि जब हालात कुछ बेहतर होते हैं तो हम ख़र्चे बहुत ज़्यादा कर देते हैं। ख़ास तौर पे दरामदात का जो मकदार है वो बहुत बढ़ा देते हैं, डेफिसिट बढ़ जाता है, रिज़र्व्स ख़त्म हो जाते हैं, फिर IMF के पास भागते हैं। 25वां मरतबा हम IMF के पास जा चुके हैं। पाकिस्तान और अर्जेंटीना दुनिया के 2 मुल्क हैं जो सबसे ज़्यादा IMF के पास जाते रहे हैं पिछले 75 साल के लगभग। तो जब वज़ीर आज़म ख़ुद कह रहे हैं कि कौमें कर्ज़ों से तरक्की नहीं करती, लेकिन इसके साथ साथ IMF ये एडमिट भी कर रहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत की जो फिस्कल पॉलिसी है, फाइनेंशियल पॉलिसीज़ जो हैं वो दुरुस्त समत में जा रही हैं। सो कहाँ पर फिर लैकिंग कहाँ पे है? और कौमें अगर कर्ज़ों से तरक्की नहीं करती तो फिर पाकिस्तानी कौम तरक्की कैसे कर सकती है? कर्ज़े से छुटकारा कैसे पा सकती है? क्या करना होगा मज़ीद? सबसे अहम जिसे हम कहते हैं लाइफ लाइन है, वो है कि आप अपने बरामदात को बिल्कुल सलीक़े से और तेज़ी से बढ़ाएं। अब जो हुकूमत ने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है, प्लान जिसे आप चाहें कह दें उड़ान प्लान, उसमें उन्होंने कहा है कि 5 साल के अंदर उड़ान प्लान हम चाहते हैं कि हमारे बरामदात 2 गुना हो जाएं। ये बहुत मुनासिब टारगेट है। इसके लिए हासिल करने के लिए सालाना 12% ग्रोथ की ज़रूरत होगी, जबकि पिछले 10 साल जो शरह नमू रहा है हमारे बरामदात के बढ़ने का, वो सिर्फ 4 से 5% रहा है। तो सारी फोकस, सारी एनर्जी, सारे एफर्ट्स शुड बी फोकस्ड ऑन एक्सपोर्ट प्रमोशन। और एक्सपोर्ट्स अगर बढ़ जाएंगे तो हमारा जो प्रॉब्लम है बेसिकली कि सर्विसिंग डेट वगैरह का, वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाएगा। सर, इसको मज़ीद अंडरस्टैंड करने के लिए मैं एक सप्लीमेंट्री सवाल, सॉरी टू इंटरजेक्ट, लेकिन इसको मज़ीद अंडरस्टैंड करने के लिए कि आपकी एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ सकती हैं जब फैसलाबाद में टेक्सटाइल मिलें आपकी ठप होके रह गई हैं, आपका टेक्सटाइल सेक्टर बिल्कुल ग्रो नहीं कर रहा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ आपकी बिल्कुल मिनिमल होके रह गई है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है आपकी वो इस कदर बढ़ गई है बिकॉज ऑफ द फ्यूल कॉस्ट, बिकॉज ऑफ द एनर्जी कॉस्ट, बिकॉज आपकी बिजली की जो कॉस्ट है। तो इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए रियलिस्टिकली स्पीकिंग आपकी एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ सकती हैं सर? ये आपका बहुत अहम सवाल है और आपने बहुत मुनासिब एनालिसिस भी की है। देखिए, हमारा जो सनती शोबा है वो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि पिछले 3-4 साल से तकरीबन एक दलदल में फंस चुका है और शरह नमू ना होने के बराबर है। जी।
ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے تھا کہ ہمارا انڈسٹریل سیکٹر جو ہے وہ آگے بڑھے، اور خاص طور پہ ہمیں اب ڈائیورسیفائی کرنا ہے ایکسپورٹس. اور اب افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان بڑا لیٹ انٹرنٹ ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ایریا میں. ہمارے نوجوان ماشاءاللہ بہت قابل ہیں مگر ہم بہت پیچھے ہیں. جی تو ہمیں ایکسپورٹ کی ڈائیورسفیکیشن کی طرف جانا ہے، ہمیں انسینٹیوز دینے ہیں ایکسپورٹرز کو. اب اس وقت ہوا یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے پریشر میں آ کر آپ نے جو ٹیکس کا نظام ہے ایکسپورٹرز پر نارمل لے آئے ہیں، جبکہ ہم پہلے انسینٹیو دیا کرتے تھے کہ صرف 1% ٹیکس ہوتا تھا. اب وہ نارمل رجیم میں آ گئے ہیں تو ٹیکس کا بوجھ بڑھ گیا ہے. دوسرا آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ بجلی کے خاص طور پہ نرخ جو ہیں وہ آسمان تک پہنچ گئے ہیں. تو گورنمنٹ کو بیٹھ کے آپ کو پروفیٹیبلٹی کی انالیسس کرنی ہے، ایکسپورٹ پروموشن کی اسٹریٹجی بنانی ہے، اور کوشش یہ کرنا ہے کہ کسی طرح سے کچھ حد تک ڈائیورسفیکیشن ہو. اور ایون ایگریکلچرل سائٹ پر اب آپ یہ دیکھیے کہ ایسا کیوں ہے کہ جو گوشت جو مسلمان لوگ کھاتے ہیں وہ مڈل ایسٹ میں ہندوستان سے زیادہ کیوں جاتا ہے، ہمارے ہاں سے کیوں نہیں جاتا؟ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سے سوال ہیں، ان پر غور فرمائیں. ایکسپورٹ پروموشن بیورو، ایکسپورٹ پروموشن اسٹریٹجی وغیرہ سب بنا کے امپلیمنٹ کریں. انشاءاللہ اگر اس طرح سے ایک اچھا ایفرٹ ہوگا، پلانڈ ایفرٹ ہوگا اور امپلیمنٹ ہوگا تو 5 سال میں ہمارے ایکسپورٹس ضرور بڑھ سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب فار یور انلائٹنگ اینڈ لرنڈ انالیسس. ڈاکٹر حفیظ پاشا کی گفتگو آپ نے سنی کہ آئی ایم ایف کا پلان پاکستان کے لیے بہتر کیوں ہے، لیکن مزید بہتری کیسے آ سکتی ہے. ایک بریک لیتے ہیں پروگرام میں، اور بریک کے جب واپس آئیں گے تو پھر پاکستان کے کچھ سیاسی اور دیگر اہم معاملات اور مدعات کے حوالے سے کچھ انالیسس پروگرام میں شامل کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور اب پروگرام میں بات کریں گے کچھ سیاسی مدعات کے حوالے سے اور انالیسز لینے کی کوشش کریں گے کہ اب چونکہ عید کی بالکل آمد ہی ہے، اگلا ہفتہ عید کا ہوگا، اور اس کے بعد پاکستان کی سیاست میں کیا کچھ ہونے کے لیے جا رہا ہے. تمام اہم سیاسی اور قومی مدعات اور معاملات کے حوالے سے بات کریں گے. میرے پاس جو اس وقت شخصیت موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، بڑا زبردست اپنا تجزیہ دیتے ہیں. فہد حسین صاحب ایک نیوز کے پریزیڈنٹ بھی ہیں اور اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں ایک نیوز پہ. تھینک یو ویری مچ فہد حسین صاحب وقت دینے کے لیے. آج کوئٹہ میں ایک بار پھر دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے، بم دھماکہ ہوا ہے. جو ہم نے قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ دیکھی، کیا آپ کے نزدیک اس میں نیشنل کنسنسس ہوا تھا؟ اور اگر نہیں ہوا تھا جیسے کہ بلاول بھٹو بھی کہہ رہے ہیں، تو کیا آپ کے نزدیک دوبارہ ہونی چاہیے قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ؟ بیکاز کے پی بلوچستان کانسٹنٹلی ویسے ہی دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے. اور کیا بلاول وہ مفاہمت کر سکیں گے، پی ٹی آئی کو آن بورڈ لا سکیں گے اس کمیٹی کی میٹنگ میں؟ ایک بار شکریہ خلیدہ، آپ میں پروگرام میں دعوت دی. میرے خیال میں یہ بہت ہی ضروری ہے کہ کنسنسس ہو. اس والی جو میٹنگ جس کا آپ حوالہ دے رہی ہیں اس میں تو نہیں ہوا تھا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نہیں تھی موجود، میجر اسٹیک ہولڈر ہے. لیکن علی مین گنڈا پور تو تھے نا ان کی طرف. ہاں، لیکن اس طریقے سے جب انہوں نے جماعت نے کہا کہ جی ہم نہیں جائیں گے، اور پھر عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ بات ہے کہ انہوں نے کہا جی آپ نے ٹھیک کیا کہ ہم نہیں جائیں گے، تو وہ جو ایک مکمل اونرشپ ہوتی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی اس طریقے سے نہیں ہے. اب کیونکہ بلاول صاحب نے یہ بات کی ہے، میرے خیال میں اچھی بات کی ہے. اچھا. اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی ابھی تک جو سننے میں آ رہا ہے کہ ایک پازیٹیو رسپانس آیا ہے. میں نے جو پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات کی ہے وہ بھی اب ایک سینس مجھے مل رہا ہے کہ وہ بھی جانے کو تیار ہیں. اچھا. تو اس طریقے سے اگر یہ میٹنگ جو فالو اپ میٹنگ ہے اگر کال کر لی جاتی ہے تو میرے خیال میں بہت اچھا ہوگا، اور اس پہ ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جس طرح آپ نے بالکل صحیح حوالہ دیا کہ آج بھی دہشت گردی ہوئی ہے، روزانہ ہو رہی ہے. جب تک وہ کنسنسس، دیکھیں کنسنسس کے لیے ہمیں ویٹ تو نہیں کرنا، لیکن کنسنسس اگر ہو جائے تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے، پبلک اوپینین آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے. اور ابھی تک دیکھیے اس میٹنگ کو بھی کتنا عرصہ ہو گیا، ابھی تک ہمیں آن دا گراؤنڈ تو کچھ نظر نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ ڈیلے کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیے عید کی چھٹیاں آ رہی ہیں اور دہشت گرد تو عید کی چھٹیاں نہیں کرتے، تو اس لیے ہمیں جلدی کرنی ہے، لیٹ نہیں کرنا. سو آپ سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو وہ برج ثابت ہو سکتے ہیں بٹوین پی ایم ایل این اینڈ پی ٹی آئی؟ اور کیا بلاول کو ملاقات کرنی چاہیے؟ کوئی ایسا موقع آ سکتا ہے کہ بلاول کو ملاقات کرنے کے لیے اڈیالہ جیل جانا پڑ سکے، یا پیپلز پارٹی کا کوئی وفد جائے عمران خان سے بات کرنے کے لیے؟ مجھے لگتا ہے کہ وہ تو شاید نہ ہو اس ٹائم. وہ میرے خیال میں کوئی تھوڑا سا اوورلی
ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा। लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि जो मैसेजिंग हुई है बिलावल साहब की तरफ से, उस पे पीटीआई की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पांस आ जाए, जो कि मेरे ख्याल में आएगा। और उनको उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी उनकी वो है कि जी हमारी यही पूरी गई, गवर्नमेंट को थोड़ी लचक दिखानी चाहिए। रीता देखिए, गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट के लिए इस टाइम जरूरी है कि पीटीआई ऑन बोर्ड आए। थोड़ा सा अगर ये क्यों जरूरी क्यों है? क्योंकि एलिमेंट गंडापुर के साथ तो है एक वर्किंग रिलेशनशिप। देखिए बिल्कुल है, लेकिन अल्टीमेटली जो प्राइमरी जो आपका ऑपरेशन होना है, वो ऑपरेशन जैसा भी है, इंटेलिजेंस बेस्ड है या जो भी है, वो केपी में होना है और बलूचिस्तान में होना है। वहाँ पे पीटीआई की केपी में गवर्नमेंट मौजूद है, अली अमीन साहब जो है वो उसमें हिस्सा ले चुके हैं। लेकिन जब तक इमरान खान साहब की तरफ से ये नहीं आता कि जी हम इस हवाले से साथ खड़े हैं, तब तक वो इम्पैक्ट नहीं आएगा। और मेरे ख्याल में खान साहब मान जाएंगे। अच्छा, यही सवाल मेरा अगला था कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी इतनी एक्सट्रीम पोजीशन ले ली कि जी आप इमरान खान को पैरोल पे रिहा करें, वो बैठे कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग में, तो अगर दोबारा मीटिंग कॉल होती है, पीटीआई बैठने को तैयार हो जाती है विदाउट इमरान खान, तो फिर आपने अपना इतना हायर स्टैंडर्ड बार क्यों रखा पहली मीटिंग के हवाले से? उसी में बैठ जाते फिर। आप हवाला कर रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिसीजन मेकिंग का, वो एक्सट्रीमली फ्लॉड है, ये तो सबको नजर आ रहा है। कंफ्यूजन का शिकार है, यू टर्न बार बार हो रहे हैं। और उसी मीटिंग का जिसका भी हम बात करें, उसमें भी आपको याद होगा पहले उन्होंने कहा कि जी हम जाएंगे, और फिर यू टर्न किया कि हम साथ ही करते। तो वो कंफ्यूजन तो उनकी फैसला साजी में नजर आ रहा है। मगर मेरे ख्याल में उस मीटिंग के बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जितनी तनकीद हुई है, हर तरफ हुई है, और वो उसका इम्पैक्ट हुआ है। और आई थिंक पार्टी में भी अब एहसास हुआ है कि कम से कम इस इशू पे हमें जो है वो ऑन बोर्ड होना चाहिए। वो आए अपनी बात करें, लेकिन मेरे ख्याल में वो नेक्स्ट जो फॉलो अप मीटिंग है, मुझे लग रहा है कि वो हो जाएगी, बस जल्द हो जाए। क्या एस्टैब्लिशमेंट को ज़रूरत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एज ए पॉलिटिकल फोर्स नेशनल कंसेंसस के लिए? क्योंकि बयान दोनों तरफ से आ रहे हैं। इमरान खान के ट्वीट्स आ जाते हैं जिसमें वो तनकीद करते हैं एस्टैब्लिशमेंट पे, फिर आर्मी चीफ का बयान भी हमें नज़र आता है जो उनकी कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग में था कि कोई शख्सियत, कोई तहरीक, कोई एजेंडा पाकिस्तान से बढ़ के नहीं है। तो इस मिसट्रस्ट के साथ एस्टैब्लिशमेंट को क्या ज़रूरत है कि नेशनल सिक्योरिटी पे कंसेंसस के लिए पीटीआई लाजमन ऑन बोर्ड हो? मेरे ख्याल में देखिए, अगर पीटीआई नहीं आती तो उसका ये मतलब तो नहीं कि वो पॉलिसी आगे नहीं बढ़ेगी, पॉलिसी तो बढ़ना ही बढ़ना है। ठीक। ऑन दिस इशू मुझे ही लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट को भी अच्छी तरह मालूम है कि अगर पब्लिक ओपिनियन साथ आ जाए तो फ़र्क पड़ेगा। आप देखें जो स्वात में ऑपरेशन हुआ था, बाद में नॉर्थ और साउथ वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन हुआ था, ओवरवेलमिंग पब्लिक ओपिनियन ऑपरेशन के हक में था, ओनरशिप थी, उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। ऑन दिस इशू मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कुछ हद तक जो वो बात कर सकती है, क्योंकि देखें ना कुछ इंगेजमेंट तो उनकी एस्टैब्लिशमेंट से होगी। क्या जो दीगर सियासी मामलात हैं उसमें मुझे पीटीआई कोई फ्लेक्सिबल होती नजर आ रही है? नहीं आ रही। क्या मुझे एस्टैब्लिशमेंट फ्लेक्सिबल होती नजर आ रही है? नहीं आ रही। पॉलिटिकल इश्यूज पे कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। इस मामले पे मेरे ख्याल में ये कुछ हद तक मुझे नजर आ रहा है, कुछ थोड़ी सी मेरी ख्वाहिश भी है ये हो जाए ताकि मामला थोड़ा आगे बढ़े। वरना ये जो दहशतगर्दी का इशू है, ये तो मेरे ख्याल में इस वक्त ऑलरेडी इट शुड बी प्रायोरिटी नंबर 1 फॉर अस। और ईद के बाद आपको क्या होता हुआ नजर आ रहा है? बिकॉज एक तरफ इमरान खान से मंसूब ये बयान आ गया कि जी ईद के बाद सड़कें गर्म होंगी, एहतजाज होगा हर तरफ। जो जुनैद अकबर हैं उनके केपी के प्रेसिडेंट, वो कह रहे हैं कि जी अडियाला के बाहर ईद के 3 दिन हम एहतजाज करेंगे। क्या ये पॉसिबल हो सकता है? और ईद के बाद हम विफाक पे चढ़ाई कर देंगे केपी से एक बार फिर। तो एक तरफ ये सेंटिमेंट और ये स्टेटमेंट, दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का अभी तक सिर्फ ऐलान, अपोजिशन का भी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस माइनस हुकूमती पार्टीज बुलाने का ऐलान। सो आपको लग क्या रहा है ईद के बाद? मुझे ये लग रहा है कि जो वो बात कर रहे हैं कि जी हम एकदम एक बार फिर सड़कें गर्म करेंगे, वो मुझे होती नजर नहीं आ रही। उसकी वजह ये 2 वजूहत हैं। पहली बात ये कि जो इस टाइम माहौल बना हुआ है गरीदा जिस दहशतगर्दी के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खुद भी लोग पब्लिकली शायद ना कहें, प्राइवेटली वो कह रहे हैं कि ये माहौल ठीक नहीं है, जहाँ पे इतनी हर तरफ जो है वो खुद को हमले हो रहे हैं और दीगर हमले हो रहे हैं। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी जो है वो डेढ़ की मस्जिद बनाकर एक नया इशू खड़ा कर दे, तो एक तो टाइमिंग ठीक नहीं। दूसरा, मौलाना फजल रहमान से दाल अभी तक नहीं गली, और मौलाना साहब के बगैर अगर वो मौलाना साहब उनको ज्वाइन नहीं करते इस तहरीक में, तो मेरा नहीं ख्याल कि इम्पैक्ट होगा उसका। और पीटीआई को खुद भी अच्छी तरह मालूम है कि 2 बार मौलाना करेंगे ज्वाइन। वैसे अभी तक तो मुझे जो है वो नजर नहीं आ रहा। उनके बहुत सारे इश्यूज हैं, उनके जो उन्होंने जो एक रिटन अपने दिए हैं मुतालबात पीटीआई को, उस पे भी पीटीआई से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। तो और फिर जेयूआई ने कहा कि जो हमने अपनी लार्जर काउंसिल का मीटिंग बुलाई है जो अप्रैल के मिडिल में होगी, उसके बाद हम फैसला करेंगे। तो ईद के फौरन बाद तो कुछ होने नहीं जा रहा। कुछ नहीं होने जा रहा। एक आखिरी सवाल आपसे, यकजान दो कालिब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं और अस्करी क़यादत, मैं और सिपा सालार ऐसे काम कर रहे हैं कि यकजान दो कालिब। भी हमने पहली बार नहीं सुना।
یہ ہم عمران خان کی زبانی بھی سنتے رہے ہیں, یہاں تک سنتے رہے کہ میرے علاوہ کوئی اور آپشن موجود نہیں ہے, بٹ آپشن پھر نکل آئے شہباز شریف کی صورت میں. سو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ یہ سیم پیج حکومت اسٹیبلشمنٹ کا برقرار رہے گا؟ وزیر اعظم شہباز شریف کیا پہلے پرائم منسٹر بن جائیں گے جو 5 سال کی مدت پوری کر سکیں پاکستان؟ دیکھیے 5 سال کی مدت تو پاکستان میں ایٹرنٹی ہوتی ہے, اس کے بارے میں تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں تو 10 سال کی بات ہو رہی تھی, آپ کو یاد ہوگا. لیکن اس وقت یہ بات بالکل درست ہے کہ یہ جو ریلیشن شپ جس کا آپ نے حوالہ دیا یہ بالکل انٹیکٹ ہے. وہ ظاہر بات ہے اگر وہ خود ڈسکرائب کر رہے ہیں تو یہ اس کو ایسے کبھی آنکھوں کا تارا, کبھی یک جان دو قالب. لیکن اس ریلیشن شپ میں دیکھیے یہ جس طرح کی ریلیشن شپ دونوں طرف سے, اگر اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے تو ان کو شہباز صاحب سے بہتر کوئی پارٹنر ابھی نہیں مل سکتا, اور شہباز صاحب کے لیے بھی اگر اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہے تو ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹیبل رہے گی. تو اس وقت تک کوئی ایشو نظر نہیں آ رہا. رائٹ ناؤ اٹ از اے ون ون سچویشن. اس میں جب تک پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑتی رہے گی اور ان کو برا بھلا کہتی رہے گی, گورنمنٹ کے بارے نہیں آ رہی, وہ تو چھلانگے مار رہے ہیں, ان کے لیے انہیں تو سوٹ کر رہی ہے. کوائٹ انٹرسٹنگ انالیسس. تھینک یو ویری مچ فہد حسین صاحب آپ کے وقت کے لیے. آپ نے فہد حسین صاحب کا بڑا زبردست تجزیہ سنا اور بڑا حقیقت پر مبنی. ایک بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو آج کے بابرکت دن, آج کی بابرکت رات, اس کی فضیلت اور پاکستان کے ساتھ اس کی مناسبت, اس حوالے سے کچھ بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. اور اب پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے آج کی بابرکت اور انتہائی فضیلت والی رات 27 رمضان المبارک کی. آج شب ہے. تمام عالم اسلام کو, تمام مسلمانوں کو جہاں جہاں دنیا بھر میں پاکستان کے سمیت 27 رمضان المبارک منائی جا رہی ہے. سب کو بہت مبارک ہو, اور خدا آپ سب کو اس لیلۃ القدر کی جو قدر ہے, اس کی فضیلت ہے, اس سے نوازے. آج کی اس شب کی فضیلت کیا ہے, اس کی عبادت کی فضیلت کیا ہے, اس رات میں کیا عبادات کرنی چاہیے, خدا سے نزدیکی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے, ان سب معاملات پہ ہم بات کریں گے. لیکن اس کے علاوہ آج کی اس رات کی پاکستان کے لیے ایک بہت بہترین اور بڑی ہی باکمال فضیلت بھی ہے کہ پاکستان کا قیام 27 رمضان المبارک کی شب ہی وجود میں آیا. سو جس مملکت خداداد, اس پاکستان کو مملکت خداداد کہا جاتا ہے, سو جس مملکت کو خدا نے ودیت کیا ہو مسلمانوں کو, تمام پاکستانیوں کو اپنی قدر والی, اپنی فضیلت والی رات میں, سو اس مملکت کے خلاف کوئی بھی سازش, کوئی بھی مذموم عزائم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اینڈ پاکستان از ڈیسٹنڈ, کیونکہ 27 رمضان المبارک کو اس کی ولادت ہوئی, پاکستان کی اس ریاست کی, اور وہ ریاست کی جو اللہ کے نام پہ اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر قائم ہوئی. اس ریاست کو, اس مملکت کو آگے بڑھنے سے, اس کو فلرش کرنے سے کوئی بھی روک نہیں سکتا. سو آج کی رات میں جہاں پر آپ عبادات کریں, اپنے لیے دعائیں مانگیں, اپنے خاندان کے لیے مانگیں, اپنے دوستوں کے لیے, اپنے پیاروں کے لیے, اپنے احباب کے لیے, وہیں پاکستان کے لیے بھی ضرور دعا کیجیے. اس گفتگو کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں, اور میرے ساتھ موجود ہیں مولانا کوکب نورانی صاحب, ملک کے مشہور و معروف عالم دین ہیں, اور میرے ساتھ موجود ہیں زرفشاں فرحین صاحبہ جو کہ ایک بڑی زبردست عالمہ ہیں, اور اس کے علاوہ جنرل مینیجر بھی ہیں الخدمت ٹرسٹ خواتین پاکستان کے حوالے سے. مولانا کوکب نورانی صاحب, میں پہلے آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ لیلۃ القدر کی 27ویں شب کی, رمضان کی, اس کی فضیلت کیا ہے, اس کی برکت کیا ہے, اس رات میں کیا کرنا چاہیے, کیا عبادات کرنی چاہیے, اللہ کا قرب کس طرح سے حاصل کیا جا سکتا ہے, اپنے گناہوں کی معافی کیسے مانگی جا سکتی ہے, اور خاص طور پہ جو پاکستان کی ولادت ہوئی 27 رمضان کو, اس حوالے سے بھی کچھ فرمائیے گا. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتیں, آپ کے ہاں ایون آڈ کہتے ہیں, تو یہ طاق راتیں 21, 23, 25, 27, 29, 5 راتیں, ان کو لیالی قدر, شبان قدر کہا جاتا ہے, اور اس میں سے شب قدر کو ڈھونڈنا ہے. یہ ان 10 دنوں میں یہ شب قدر پوری دنیا میں روٹیٹ کرتی ہے, گھومتی ہے. یہ وہ رات ہے جو ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. اس ایک رات میں عبادت کرنا 1000 مہینے کی عبادت
کے برابر نہیں بلکہ اس سے بہتر ہے۔ بنی اسرائیل نام ہے یعقوب علیہ السلام کا، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل میں ایسے لوگ ہوئے جو اپنی زندگی کا 1000 مہینہ اس طرح گزارتے تھے کہ دن میں روزہ رکھ کر اللہ کی راہ میں جہاد کرتے تھے، ساری رات عبادت میں گزارتے تھے۔ تو 1000 مہینے کے سال بنائے جائیں تو 83 برس اور 4 مہینے ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، میری امت کی اوسط عمر 60 اور 70 کے درمیان ہے۔ اول تو اتنی عمریں نہیں ہوتی، پھر سب کو موقع نہیں ملتا جہاد کا۔ تو صحابہ نے عرض کی کل قیامت کے دن اجر و ثواب میں تو ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ پہلے لوگوں کی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھیں، ہماری اتنی عمریں نہیں ہوتی ہیں، پھر ہر ایک کو موقع نہیں ملتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر مہربانی فرمائی کہ ہم ایک ہی رات ایسی دیتے ہیں جو 1000 مہینے کے برابر نہیں بلکہ اس سے بہتر۔ یہ بخشش کی رات ہے، نزول قرآن کی رات ہے، اور سال بھر میں جو کچھ ہونا ہے اس کی لسٹیں فرشتوں کو اس رات میں دے دی جاتی ہیں، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہوتے ہیں۔ روح اور فرشتے، ارواح مقدسات اور فرشتے اترتے ہیں، اور وہ تمام لوگ جو اس رات میں عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، دعا میں، نیکی میں مشغول ہوتے ہیں، ان سب کے لیے دارین کی سعادتیں مقدر ہو جاتی ہیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو ہمیں سب سے پہلے سچی توبہ کرنی ہے۔ اپنے وہ قرابت دار یا احباب جن کو ہم نے کوئی اذیت پہنچائی، کسی کا حق مارا، ہم سب سے پہلے ان سے معافی چاہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کریں، اور پھر ہم پر جو فرائض ہیں ان کو ہم اپنے اوپر لازم کریں۔ ہمیں یہ پاکستان بھی اسی شب قدر اور جمعۃ الوداع میں ملا۔ آج برسوں کے بعد پھر وہی جمعرات ہے اور جمعہ ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی اس وطن عزیز کو استحکام عطا فرمائے، قرآن اور رمضان کی برکت سے اس پاکستان میں اسلام کی بہاریں عطا فرمائے، اور ہم سب کو خوشحالی عطا کرے۔ اللہ تعالی ہمیں پھر رمضان عطا کرے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ بہت خوبصورت، بہت زبردست جواب آپ کا۔ زرفشاں فرحین صاحبہ، یہی سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ لیلۃ القدر کی فضیلت ہے کیا؟ مسلمان اس سے فیضیاب کس طرح سے ہو سکتے ہیں، اور خاص طور پہ خواتین کے لیے اس رات میں عبادات کیا کچھ ہونی چاہیے؟ اور 27 رمضان کو جو پاکستان کا وجود قیام میں آیا، جو پاکستان کی ولادت ہوئی، اس بارے میں بھی کچھ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان المبارک عطا کیا، اور اس کے ساتھ ہی اس مہینے کی ایک بے انتہا عظیم اور برکتوں والی رات لیلۃ القدر کا بھی تحفہ عطا فرمایا۔ لیلۃ القدر جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سورہ قدر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا رب من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یعنی یہ وہ رات کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا سب سے قیمتی تحفہ، سب سے نایاب انعام جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے رکھا، یعنی قرآن کریم نازل فرمایا، اور اسی بنا پر اس رات کی فضیلت اور اس رات کی اہمیت بے انتہا بڑھا دی۔ اور یہ وہ رات
क़यामत तक के लिए, दुनिया की आखिरी घड़ी तक के लिए ऐसी अजीम करार पाई कि अब इस रात में, जब भी ये रात हर साल माह रमज़ानुल मुबारक में आएगी और उम्मत को नसीब होगी, तो हज़ार फरिश्ते अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से आसमान से इस अर्श ज़मीन पर उतरेंगे और बंदों के लिए अल्लाह ताला के इनाम और इकराम, उसकी बख्शिशें, उसकी रहमतें लेकर आएंगे। ये वो रात है कि जिसके बारे में अल्लाह ताला ख़ुद सवाल करते हैं, वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र, तुम क्या जानो कि लैलतुल क़द्र क्या है। गोया इसका अदराक इंसान नहीं कर सकता, इसको इमेजिन नहीं कर सकता कि इसकी फजीलत कितनी ज़्यादा है। लेकिन आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपनी बहुत सारी अहादीस में रहनुमाई फरमाई। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम, सही बुखारी मुत्तफ़िक़ अलैह हदीस है, जिसमें आपने फरमाया कि ये वो अज़ीम शान रात है कि जिसको ये नसीब हो जाए तो अल्लाह ताला उसके सारे पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं और उसकी नेकियों में के पढ़ने में नेकियों का वज़न भारी हो जाता है। इसके साथ ही आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और मुख्तलिफ़ जगहों पे जो रहनुमाई इस रात के हवाले से मिलती है, उसमें आपने ये भी फरमाया कि इस रात में की गई दुआएं कबूल होती हैं। बंदा अपने रब से रो कर गिड़गिड़ा कर उसकी रहमतें मांगता है, उसकी बख्शिशें तलब करता है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसमान में, बिल्कुल सातों आसमान के आखिरी किनारे पर आके अपने बंदे के लिए पुकारते हैं, निदा लगाते हैं कि कोई है जो मुझसे मग़फ़िरत तलब करे तो मैं उसको मग़फ़िरत अता फ़रमा दूँ, कोई है जो मुझसे जन्नत तलब करे तो मैं उसको जन्नत अता फ़रमा दूँ, कोई मुझसे बख्शिश चाहे तो मैं उसको बख्शिश अता कर दूँ। अल्लाह ताला की ये निदा अपने सब बंदों के लिए होती है, एक इज़्न आम होती है। और फिर वो बंदे जो रो रो कर गिड़गिड़ा कर अपने रब को याद करते हैं और इस रात में अपने गुनाहों की बख्शिश चाहते हैं, तो शान करीमी जोश में आती है और अल्लाह ताला उनको माफ़ फरमा देते हैं। तो इस हदीस, इन अहादीस और आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों के अलावा कुरान की इस सूरा के ज़रिए हमें इस शब क़द्र की अहमियत का पता चलता है। बहुत शुक्रिया मौलाना कौकब नूरानी साहब और सरफशां फ़रहीन साहिबा, आप दोनों के बहुत ज़बरदस्त किस्म के जवाबात लैलतुल क़द्र के हवाले से। ये था आज का प्रोग्राम। एक बार फिर आप सबको इस शब की फजीलत बहुत बहुत मुबारक। G4 ख़रीदा, हमारी पूरी टीम और GTV तमाम को, सब स्टाफ को, सब लोगों को अपनी दुआ में लाज़मन याद रखिए। अगले प्रोग्राम में आपसे ईद पर ही मुलाकात होगी, ईद के प्रोग्राम के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।